हेलो लर्नर्स, आप सभी को आज के एग्ज़ाम हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक। मैं आप लोगों को हिस्ट्री सब्जेक्ट में लॉन्ग क्वेश्चन अपने चैनल के माध्यम से 20 से 22 लॉन्ग क्वेश्चन मैंने सोल्व किया है और मैं आशा करूंगा कि उसी 20-22 लॉन्ग क्वेश्चन में से आपका जो 40 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो आ जाएंगे। मैं आज उसका जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो MCQ का जो आंसर होगा, सोल्व आंसर, वो मैं आपको दे दूंगा बहुत जल्द और आपको बताऊंगा कि मेरे उस 22 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन में से आए हैं। और यह जो मेरा वीडियो बनने जा रहा है ये पॉलिटिकल साइंस के ऊपर है। देखिए, कल ही आपका पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम है और मैं पॉलिटिकल साइंस के लिए पहले ही अपने चैनल पे लॉन्ग क्वेश्चन अपलोड किया हूं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूं, आप उसे ज़रूर देखिएगा। उसमें टोटल 15 क्वेश्चन मैंने लिखा है और मैं आशा करता हूं कि उसी में से आपका जो 5 क्वेश्चन करने के लिए आता है उसमें से आ जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है ना कि उस 15 क्वेश्चन में मैंने काफ़ी क्वेश्चन को सोल्व कर दिया है। उन क्वेश्चनों में थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। जैसे कार्ल मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो मैंने सोल्व कर दिया हूँ। भारत के किसी राज्य के राज्यपाल की शक्ति, ये मैंने सोल्व कर दिया हूँ। और भारत में संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया का वर्णन का मैंने सोल्व कर दिया हूँ। और भारत के उच्चतम न्यायालय के गठन और कार्य को मैंने सोल्व कर दिया है। गला थोड़ा फंस रहा है। भारत के उच्चतम या सर्वोच्च न्यायालय एक ही है, ये याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की परिभाषा, ये मैंने सोल्व कर दिया है। भूमंडलीकरण क्या है, इसको मैंने सोल्व कर दिया है। भारत के प्रधानमंत्री की शक्ति तथा कार्य, ये मैंने सोल्व कर दिया है। और आज मैं लोक अदालत पर भारत में उपभोक्ता अदालत पर एक टिप्पणी वाला जो प्रश्न है उसको मैं सोल्व करने जा रहा हूँ। इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आप ज़रूर पढ़ के जाओगे, पहला है जो इसमें से एक ज़रूर आने वाला है 100% श्योर कि भारत के प्रधानमंत्री के शक्ति और कार्य। और एक आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें से क्वेश्चन है वो है भारत के किसी राज्य के राज्यपाल की शक्ति और कार्य। तो ये आप ज़रूर 2 पढ़ोगे। बाकी सब जितने भी मैंने बोला उन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग उपभोक्ता अदालत के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि उपभोक्ता अदालत क्या होता है। तो देखिए, उपभोक्ता अदालत, उपभोक्ता कहने से ही पता चलता है कि उपयोग की जाने वाली कोई चीज़ों को हम लोग के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि आज का जो युग है वो औद्योगिक युग है। आज प्रत्येक दिन क्या होता है कि नई नई कंपनियों का जन्म हो जाता है और वो कंपनियां अलग अलग प्रोडक्ट लेकर मार्केट में चली आती है। तो वो प्रोडक्ट कैसा है, उसकी बनावट कैसी है, उस प्रोडक्ट को बनाने में किन किन तत्वों का प्रयोग किया गया है, वे तत्व क्या उपयोग करने वाले लोगों के लिए सही है कि नहीं, वो कितना लाभदायक है। अगर कोई भी जो कंपनी है वो गलत प्रोडक्ट बनाकर बेच रही है तो उसके ऊपर जो कार्रवाई की जाएगी। तो इन सभी कार्यों को करने का जो अधिकार होता है वो उपभोक्ता अदालत का होता है। जैसे मान लीजिए एक दुकानदार है और वो आपको मिलावटी वाला चावल दिया, उसके चावल में बहुत सारे कंकड़ पत्थर है, तो आप कहाँ पे जाके कंप्लेन करिएगा? तो आपको उपभोक्ता अदालत में जाके कंप्लेन करना होगा कि यहाँ से मेरे को इतना ख़राब चावल मिला है, या कुछ भी, दूध ले लो, दही ले लो, घी ले लो। तो ये जो मिलावटी सामान से लोगों को बचाने के लिए, सही चीज़ों को प्रदान करने के लिए, ताकि उनका जो सेहत हो अच्छा रहे, इसके लिए जो कानून बनाया गया है, इनकी रक्षा के लिए जो कानून बनाया गया है, ये है लोक अदालत। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि लोक अदालत उपभोक्ता अदालत क्या है। तो उपभोक्ता अदालत यानी कंज्यूमर कोर्ट के बारे में अब थोड़ा सा जल्दी देख लेते हैं। आपने इसका मतलब समझ लिया कि कंज्यूमर कोर्ट होता क्या है, यानी जो हमारे मार्केट में या यातायात के साधन में या कहीं पर भी आपको असुविधा लगती है तो आप जो जहाँ पे जाके
कंप्लेन करते हैं तो वही होता है उपभोक्ता अदालत, यानी आप उपभोक्ता अदालत में ही जाके कंप्लेन कर पाएंगे। चलिए देख लेते हैं उपभोक्ता अदालत। तो औद्योगिक क्रांति है एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा वाणिज्य में हुए विकास के कारण वाणिज्य एवं व्यापार में अधिक वृद्धि हुई है। इस कारण उपभोक्ताओं की पूर्ति के लिए बाजार में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाओं की उपलब्धि हुई है, जैसे बीमा माने इंश्योरेंस। मान लीजिए आपको किसी ने फ्रॉड तरीके से इंश्योरेंस किया है, तो इसका आप कंप्लेन कहाँ करोगे? उपभोक्ता अदालत में। यातायात, बिजली, आवास, मनोरंजन, वित्त, ठीक है, ये सभी जो है नई नई कंपनियां आ गई है, एवं बैंकिंग आदि। आज उत्पादकों की स्वतंत्रता के सिद्धांत को प्रायः कुंठित कर दिया गया है। टेलीविज़न, समाचार पत्रों एवं विभिन्न माध्यमों से इनका प्रचार होता है। इन वस्तुओं तथा सेवाओं के गुण, मात्रा, शुद्धता एवं उत्पादन संबंधी दोष हो सकते हैं। मैंने देखो, कोई भी जो कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाती है, जैसे आप लक्स साबुन देखे हैं, डॉव साबुन देखे हैं, इसके अलावा बहुत सारे जो प्रोडक्ट होते हैं बनाया जाता है और उसके प्रचार काफ़ी ज़्यादा किए जाते हैं। यहाँ तक कि यहाँ पे गुटखा का भी प्रचार आप देखते हैं काफ़ी बेहतरीन तरीके से किया जाता है। हमारे फिल्मी सितारे भी उसके प्रचार करते हैं कि वाह, खा लो जबान केसरी, बोलो खा के सोचो। संबंधी दोष हो सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न उत्पादकों द्वारा बनाई गई एक ही प्रकार की वस्तुओं के चुनाव में उपभोक्ताओं की कठिनाई उत्पन्न होती है। और देखा जाता है कि एक ही माने विभिन्न कंपनियां एक ही चीज़ बनाती है, जैसे डेयरी मिल्क बनाने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं, तो अब उपभोक्ताओं को उसको चुनाव में काफ़ी कठिनाई होती है। समयाभाव के कारण वे उन वस्तुओं को सही चुनाव नहीं कर पाते। जल कल्याण के लिए बाजार में उपलब्ध मिलावटी वस्तुओं एवं विभिन्न किस्म की वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। यद्यपि उपभोक्ता संरक्षण के लिए अनेक कानून बने, जैसे कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर 1908, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, द इंडियन पैनल कोड 1980, द स्टैंडर्ड ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एक्ट 1978। यानी वेट्स एंड मेजर्स मैंने क्या, अगर कोई आपको गलत तरीका से गलत वजन देता है, 1 किलो की जगह पे 800 दे देता है, 700 दे देता है, उसके लिए आप कंप्लेन कर सकते हैं। एंड द मोटर व्हीकल्स एक्ट, और जो गाड़ियों से संबंधित जो आपको समस्याएं हैं, कोई आपको गलत गाड़ी बेच दिया है गलत तरीके से, तो आप बनाए गए हैं, तो आप उसका जो है उपभोक्ता कोर्ट में केस कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में बहुत कम ही सफलता मिली। यद्यपि सन 1969 में बनाए गए मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस कानून एवं सन 1954 में बनाए गए द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन एक्ट ने उपभोक्ताओं को कुछ राहत दी है, फिर भी मिलावटी एवं निम्न स्तरीय वस्तुओं के विरुद्ध उपभोक्ताओं की सुरक्षा अनिवार्य है। उपभोक्ताओं के कल्याण की बेहतर सुरक्षा के लिए दिसंबर 5, 1986 ईस्वी में लोकसभा में उपभोक्ता संरक्षण विधेयक पेश किया गया। अब देखिए इसका संगठन मन ये बना कैसे है। जैसा कि पूर्व में वर्णन किया जा चुका है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू करने का केंद्र सरकार का एकमात्र उद्देश्य उपभोक्ता के अधिकारों को बढ़ावा देना तथा उन्हें सुरक्षित रखने का रहा है। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति करने हेतु ही उक्त अधिनियम के अंतर्गत जिला स्तर पर जिला फोरम, राज्य आयोग तथा राष्ट्र स्तर पर राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई है। माने अलग अलग स्थानों पे अलग अलग, जैसे राज्य में आपका क्या है, राज्य आयोग है, जिला में क्या है, जिला फोरम है, और राष्ट्र में राष्ट्रीय आयोग है। इन्हीं को जन साधारण उपभोक्ता न्यायालय के नाम से जानते हैं। अब इसका क्षेत्राधिकार या कार्य देख लीजिए। उपभोक्ता न्यायालयों को केवल उपभोक्ताओं के माल एवं सेवाओं में आए दोष एवं कमी आदि से संबंधित मामलों की सुनवाई का ही क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है, जबकि व्यवहार न्यायालय का क्षेत्राधिकार केवल उपभोक्ताओं तक ही सीमित नहीं रह पाया, बल्कि उन न्यायालयों के द्वारा हर व्यक्ति को हर तरह के वादों को
जो किसी व्यवहार अधिकार यानी सिविल राइट से संबंधित हो को दाखिल करने एवं अन्य तय करने का क्षेत्राधिकार दिया गया है। जैसा कहने का मतलब है, अगर कंपनी ने वादा किया कि आप बूस्ट पियो, बूस्ट पीने से आपका ताकत काफ़ी बढ़ जाएगा, आप काफ़ी लंबे चौड़े हो जाएंगे, और आपने बूस्ट पिया 10 बोतल 20 बोतल पी लिया लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, तो आप जाकर उसके खिलाफ उपभोक्ता अदालत में केस कर सकते हैं। दिया गया अर्थात उपभोक्ता न्यायालय केवल उन मामलों की सुनवाई करने हेतु सक्षम होगा जिनमें कोई उपभोक्ता विवाद निहित हो, जबकि व्यवहार न्यायालयों द्वारा हुए सभी मुकदमे तय किए जाएंगे जिनमें पक्षकारों के मध्य किसी व्यवहार अधिकार से संबंधित मामला निहित हो। तो ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आप लाइक करना भूल जाते हैं वीडियो को। लाइक, आपका एक लाइक मेरे को अगले वीडियो बनाने में मोटिवेट करता है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।